हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आर ओ की GK GS की क्लास चल रही है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 आप लोगों को GK GS के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। ठीक है, उसमें से 5, ठीक है, 5वीं, ठीक है, 5 क्लास हो चुकी है, आज 6ठी क्लास आपके सामने है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, चलिए, आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, किसी में कोई समस्या होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होगी तो। ठीक है, क्लियर है? बाकी चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो नहीं आइएगा कमेंट करके जरूर आएगा और कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम बहुत ही चर्चा में था। जब ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय बहुत ही चर्चा में था, अभी भी है। ठीक है, कार्यक्रम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उसका आंसर भी आप लोग सभी लोग कमेंट में ध्यान से बताइएगा। ठीक है, आइए, ठीक है, 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, 2014 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और प्रयोगों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन शुरू सही है? ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इस पहल की शुरुआत हुई थी। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं भी देखता हूँ। चलिए, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझिए कि जो आप लोगों को बताया जा रहा है डेली 40 क्वेश्चन सॉल्व जो करा रहे हैं, इसमें से डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये भी बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए कि उस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, नंबर 3 बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। ठीक है, यह भारत के संदर्भ में दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या है। उपयुक्त में से किस या किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम या कदमों के रूप में माना जा सकता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा गांव को अपनाना ये भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1969 में हुआ था। ठीक, ये कब हुआ था? 1969 में। इसके इस टाइम पे कितने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। क्लियर? 1975 में क्या हुआ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन हुआ था। कब हुआ था? ये मैंने कल के भी टेस्ट सीरीज में जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी बताया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन 1975 में हुआ था। ठीक है, और बैंक शाखाओं द्वारा गांव को अपनाना या गांव तक विस्तार जो है 1969 में भी शुरू हुआ था। क्लियर है सभी को? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले इनका टाइम पीरियड जान लेते हैं, तभी इनको हम इनके क्रम में लगा पाएंगे। श्री रंगराजन, IG पटेल, सुब्बा राव और मनमोहन सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर सी रंगराजन की बात करें तो ये 1992 से 1997 तक, ठीक है, दिसंबर 1992 से, ठीक, 1992 से 1997। क्लियर? कहां तक? 92 से 97 श्री रंगराजन जी थे। ठीक है, अगले हैं डॉक्टर IG पटेल। तो IG पटेल
कब से कब तक थे? 1977 से 1982 तक थे, ठीक है, 1982 तक, ठीक है, 5 साल इनका भी कार्यकाल था। डॉक्टर डी सुब्बा राव जी की अगर हम बात करें तो ये सितंबर 2008 से, ठीक, सितंबर 2008 से, ठीक है, 2013 तक थे, सितंबर 2013 तक थी, ठीक है, डी सुब्बा राव। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो कब से कब तक थे? सितंबर 1982 से लेकर जनवरी 1985 तक थे, ये 3 ही साल थे, सितंबर 1982 से लेकर जनवरी 1985 तक थे, ये सिर्फ 3 साल थे ये, और ये सितंबर, ठीक है, क्लियर है, 5 साल, क्लियर है सारा ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, चारों ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। अब इसको क्रम में जो है लिखना है, तो क्रम में अब लिखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब सभी के टाइम पीरियड आपको पता चल गया कि कौन से टाइम पीरियड पे कौन था, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, तो इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1977 से 1982 दूसरे नंबर पर डॉक्टर आई.जी. पटेल, ठीक है, दूसरा नंबर। उसके बाद 82 से 85 हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौथा नंबर है, ठीक है ये। और उसके बाद है डॉक्टर सी रंगराजन, 92 से 97, ठीक, सॉरी, सबसे पहले 77 से 82, हाँ, फिर 82 से 85, फिर 92 से 97 फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद 2008 से ये थर्ड नंबर, ठीक है। 2 4 1 3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, 2 4 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अधिकतर देश दिए रहेंगे, ठीक है, उनकी राजधानियां दिए गए, लेकिन यहाँ पर देश दिए गए और उनके स्टॉक एक्सचेंज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? उनके स्टॉक एक्सचेंज दिए गए हैं, ठीक। तो जापान का निक्की, ठीक है, इस समय अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आज इंडियन मार्केट की बात करें आज की डेट की, तो लगभग 3500, ठीक है, सेंसेक्स जो है 3500 पॉइंट गिरा था। कितना? 3500 पॉइंट आज सेंसेक्स गिरा था, और इस समय इसकी बात हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आज की डेट की, ठीक है। और 2200-2300 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऐसे 1000 पॉइंट गिरा था। और जापान की अगर बात करें, जापान का स्टॉक एक्सचेंज क्या है? निक्की है। सिंगापुर का स्कॉम्प नहीं है, बल्कि क्या है? स्ट्रेडस टाइम्स है। क्या है? स्ट्रेडस टाइम्स, ठीक, स्ट्रेडस टाइम्स है, सॉरी, ये सिंगापुर का है स्ट्रेडस टाइम्स, ठीक है। बाकी यूके का FTSE जो है यूके का है, बिल्कुल सही है, ठीक। और यूएसए का नॉस्डॉक, यूएसए का क्या है? नॉस्डॉक है, ये भी माइनस में था, 1200 पॉइंट, तो नॉस्डॉक ही माइनस में था। FTSE सभी, आज जापान का ये भी माइनस था। आज पूरी अगर हम फॉरेन मार्केट की बात करें तो सारी पूरी मार्केट रेड लिस्ट में थी, ठीक है, सारी रेड थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है, ठीक है। आइए, घाटे का प्रकार है और व्याख्या है कि कौन सा घाटा किस प्रकार की है, इसकी व्याख्या देनी है, ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन सा घाटा किसमें है। वित्तीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां, ये बिल्कुल सही है, वित्तीय घाटा इसी में जाता है, ठीक। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, ठीक है, सृजन हेतु अनुदान। प्राथमिक घाटा क्या है? वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा क्या है? वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी में कोई कंफ्यूजन अगर होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपए की पूर्ण विनिमयता रुपए की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या अभिप्राय है? पहला है अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह। दूसरा क्या है? देश के भीतर। ठीक, दूसरा क्या है? देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इसके द्वारा किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति कार्य करना। ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन तीसरा गलत है। क्लियर है? चलिए, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा, किसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, हमारे आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर भी बता देंगे। ठीक, टेलीग्राम चैनल पर भी अगर जो भी चाहिए यहाँ कमेंट में बताएंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह ज्वाइन हो सकते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 87 पे हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है, कथन दिए गए हैं और अब कथन ए और कारण आर दिया गया है। आइए देखते हैं कि कथन और कारण क्या है, कौन सा सही उत्तर है और कौन किसकी व्याख्या कर रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। आइए, अभी कथन ये दिया है कि 20वीं शताब्दी में, कब? 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, अभी कथन ये है। अब इसका कारण क्या दिया गया है? कारण देख लेते हैं हम लोग। कारण दिया गया कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या है? सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर है? आर और ए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कॉलम 1 कॉलम 2 मिलान करना है। ठीक, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, क्वेश्चन नंबर 88। आइए देखते हैं, कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना कब आई थी? 2001 में आई थी। 2001 में आई थी कृषि सुरक्षा सामाजिक योजना। कब? 2001 में आई थी। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, रोजगार गारंटी योजना 1993 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आई थी। तो 4 3 2 1 ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी 4 3 2 1 सही है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक में क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। ठीक, कॉलम 1 में दिया गया कि सरकार के प्रकार और उनकी मुख्य विशेषताएं कॉलम 2 में दी गई हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, सरकार के प्रकार और मुख्य विशेषताएं। ठीक, कौन सी सरकार क्या करती है, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, संसदीय सरकार क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार क्या करती है? सामूहिक उत्तरदायित्व। अध्यात्मक सरकार शक्ति का पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण। संघीय व्यवस्था किसमें है? शक्तियों का विभाजन, संघीय व्यवस्था शक्तियों का विभाजन। एकात्मक व्यवस्था शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक व्यवस्था क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी 4 3 2 1। ठीक, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 3 2 1। चलिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन और कारण दिया गया है। इसमें भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान
ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। कथन और कारण है निम्नांकित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? क्लियर? किसी में कोई कंफ्यूजन? अर्ध संघीय किस कैसे है अगर कोई पूछ लेता है तो, लेकिन एक लोग थे, ठीक है, कौन, केसी वियर, ठीक है, इनके अनुसार भारतीय संविधान क्या है, अर्ध संघात्मक है। ठीक है, क्लियर है? यानी भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण। ठीक है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि भारत का संविधान क्या है, सबसे अधिक लंबा हो गया, ये बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक, आर और ए दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए और कारण आर बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये क्वेश्चन ये समझिए कि हर साल यहां से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा, तो अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या, अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो कि क्या है, गलत है। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों तथा अन्य जोखिम पूर्ण कार्यों में जो बच्चों का नियोजन किया जाता है उसको निषेध किया गया है। ठीक है, मतलब बाल मजदूरी को निषेध किया गया है किसमें, अनुच्छेद 24 में। ठीक है, बाल मजदूरी, ठीक है, सीधे शब्दों में क्या कहेंगे उसको, बाल मजदूरी निषेध है, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। ठीक, अनुच्छेद 19 क्या है, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, अनुच्छेद 29 बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा अनुच्छेद 29 में दिया गया है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, प्रावधान दिए गए हैं और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दी गई है। अनुच्छेद से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अनुच्छेद से ही कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाता है टोटल मिलाकर पॉलिटी में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि कॉलम कौन सा सही होगा। विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता किसमें दी गई है, अनुच्छेद 40 में, सॉरी अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के सम्मुख समानता। क्या बताया गया, अनुच्छेद 14 में विधि के सम्मुख समानता को बताया गया है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां किसमें है, अनुच्छेद 42 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। कई बार पूछा गया ग्राम पंचायतों का गठन। क्लियर? आइए अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, ये घटनाएं हैं, इन पर विचार करना और सही क्रम में इनको लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी। ठीक है, भारत में चौथा आम चुनाव
पहला क्या है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था, तो 1967 में। भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ, 1967 ईस्वी में भारत में चौथा आम चुनाव हुआ था। हरियाणा राज्य का बनना 1966 में हुआ था, हरियाणा राज्य का बनना। इससे ये चीज होता है कि जब आपको इन सब चीजों का टाइम पीरियड पता रहेगा तो इनको क्रम में व्यवस्थित करना आसान हो जाएगा, नहीं तो क्रम में व्यवस्थित करना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखा गया। ठीक है, तो कब रखा गया, 1973 में। 1973 में जो है मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, कर्नाटक कर दिया गया था। उसके पहले से मैसूर नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट है, मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना। मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया था, 1972 में। 1972 में जो है मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बनाया गया था। अब सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, अब इसको आराम से क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, फिर पहला बिल्कुल सही, फिर चौथा और फिर तीसरा। तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2 1 4 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या दिया गया है, विपरीत लिंगियों ट्रांसजेंडर्स के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या क्या दिया गया है। ठीक, तो विपरीत लिंगियों ट्रांसजेंडर्स के अधिकार अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। दूसरा क्या है, क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार भी अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। तीसरा क्या है, बच्चे को जन्म देने का मंदित मना, ठीक है, महिलाओं के अधिकार हैं। क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगर बात करें ट्रांसजेंडर वाला, तो कौन से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया था, नालसा मामले में, किस मामले में, नालसा मामले में ट्रांसजेंडर जो विपरीत लिंग है, ठीक है, विपरीत लिंगियों के अधिकार को व्यक्तियों के लिए क्या किया गया था, नागरिकों के लिए सुलभ बनाने पर बल दिया गया था। ठीक है, कौन से मामले में, नालसा मामले में। ठीक, और क्रेनियोपैगस और जुड़वाओं के अधिकार किसमें थे, आरुषि धस्माना बनाम भारत संघ, किसमें, आरुषि धस्माना बनाम भारत संघ में। क्लियर, और बच्चे को जन्म देने का मंदिमाना महिलाओं के अधिकार किसमें थे, ये सुचिता श्रीवास्तव और अन्य बनाम चंडीगढ़ शासन प्रबंध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें ये फैसला सुनाया था। ठीक है, नेक्स्ट 96 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लोक चुनाव में मतदान करना कोई मूल कर्तव्य नहीं है। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक विकृति विकसित करना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक, डी का है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना, यह ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है, बाकी सभी सही है। मूल कर्तव्य आप सभी को पता होगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, सॉरी, भाग 4A किसमें, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। लेकिन 86 के कौन से 86वें अमेंडमेंट, ठीक है, 86 अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम 2002 में क्या किया गया था, 11वां मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़े। 11वां मूल कर्तव्य अगर बात करें, 11वां मूल कर्तव्य क्या है, इसमें भी जान लीजिए कि यदि माता पिता या कोई संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो आयु वाले बच्चे हैं उनको अपने बालक और या फिर जो भी उनके पालनहार हैं, ठीक है, जो भी उनको पालने वाले हैं उनके लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह अनुच्छेद 11 में सॉरी जो नया आर्टिकल था उसके द्वारा इसमें जोड़ा गया था। क्लियर है, नेक्स्ट नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है,
एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए और कारण आर। कथन ए में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें तो नहीं होगी। ठीक है आप लोगों को। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृतियों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति क्या हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है, सही उत्तर का चयन करना है। कारण क्या दिया गया, सरकार के संसदीय स्वरूप में, किसमें, सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य अध्यक्ष केवल नाम मात्र अध्यक्ष होता है। कौन, राज्य अध्यक्ष केवल नाम मात्र अध्यक्ष होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। ठीक है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। राज्य दिया गया है और उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है, कौन कहां पर कितनी सीटें हैं। आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं। ठीक, एक बार करंट डाटा से भी मिलाइएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लगभग 42, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में कितनी है, तमिलनाडु में 39 है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। फिर से आंध्र प्रदेश में मैं लिख देता हूं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। ठीक है, और तमिलनाडु में 39 सीटें। ठीक, तमिलनाडु में कितनी है, 39 है। ठीक, महाराष्ट्र में 48 है, महाराष्ट्र में 48 है, छत्तीसगढ़ में 11 है। ठीक है, अभी 2 ऑप्शन बच रहा है। तो पश्चिम बंगाल में कितनी है, पश्चिम बंगाल में 42 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कितनी है, 42, छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र 48, तमिलनाडु 39। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। इसमें से कौन है जो कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, बाकी सभी क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसमें से चंद्रशेखर जी जो थे, ठीक है, वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, बाकी जो है सभी मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है, सही सुमेलित नहीं है। ऐसे ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि कौन से सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो बाकी जो है सब सही सुमेलित है, एक जो है इसमें से नहीं सही सुमेलित है। वह कौन सा है, घाट प्रभा तेलंगाना। ठीक है, घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश। ठीक है,
इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश लिखा है, तो इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि कहां पर है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन 3 केवल तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी मैथन छत्तीसगढ़। ठीक है, मैथन सॉरी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें केवल 3 युग्म हैं, कितने सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो घाट प्रभा जो है तेलंगाना नहीं कर्नाटक होगा। ठीक है, घाट प्रभा क्या होगा, कर्नाटक होगा। 3 युग्म जो है नहीं सुमेलित है, घाट प्रभा कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है, इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में, और मैथन छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि कहाँ पर है, झारखंड में है। ये 3 युग्म जो है इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये बताना था। ठीक है, ये झारखंड में और कर्नाटक मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी केवल 3 युग्म है, अलग क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 युग्म इसमें से हैं जो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 और कॉलम 2 क्षेत्र दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, कौन सा क्षेत्र कौन से राज्य से बिलोंग करता है ये बताना है। ठीक है, बघेलखंड, बघेलखंड कहां से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश से। कुट्टूनाड, कुट्टूनाड जो है केरल से, कुट्टूनाड केरल से, सौराष्ट्र गुजरात से, और राढ़ जो है पश्चिम बंगाल से। राढ़ कहां से, पश्चिम बंगाल से। क्लियर है चारों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ध्यान दीजिए 2 3 4 1, कौन सा 2 3 4 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2 3 4 1 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल लघु हिमालय, पीर पंजाल कहां पर, लघु हिमालय में है। ठीक है, पीर पंजाल कहां पर, लघु हिमालय। ठीक, पोटवार, पोटवार कुमाऊं हिमालय दिया गया है। ठीक है, तो पोटवार कुमाऊं हिमालय नहीं बल्कि पाकिस्तान पठार, पाकिस्तान पठार जो है पोटवार, पोटवार कहां पर, पाकिस्तान पठार। केटू या फिर गॉडविन आस्टिन, केटू या गॉडविन आस्टिन कहां पर है, काराकोरम की पर्वत चोटी। ठीक है, करेवा कश्मीर घाटी, करेवा कश्मीर घाटी में स्थित क्या है, उपजाऊ मैदान है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है, पोटवार पाकिस्तान पठार। कॉलम 1 कॉलम 2 पर्वत शिखर और पर्वतमाला। ठीक है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, पर्वत शिखर दिए गए हैं और पर्वतमाला दिया गया है कि कौन सी पर्वत शिखर कौन से पर्वतमाला से पाला पे है। ठीक है, अब पहला क्या है, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा क्या है, नीलगिरी पहाड़ियां। डोडा बेटा कहां पर है, नीलगिरी पहाड़ियों पर है, तो बिल्कुल सही है। नंदा देवी हिमालय पर्वत, नंदा देवी कहाँ, हिमालय पर्वत। अमरकंटक मैकाल पहाड़ शाख मालाएं, और गुरु शिखर अरावली मालाएं। ठीक है, अरावली पर्वत। ठीक है, क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 4 1 2 4 3, 1 2 4 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 2 फिर से कॉलम दिया गया है, मिलान करना है। आइए फटाफट मिलान करते हैं। ये समझिए कि 2024 में जो यूपी पीसीएस क्वेश्चन आया था कुछ इसी तरह से आया था। काफी सारे मिलान करने को भी थे और स्टेटमेंट वाइज भी काफी सारे क्वेश्चन थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस जो आरओ होने वाला है री एग्जाम 2024 वाला, वो इसी तरह से थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, 140 प्लस जो भी बच्चा लाएगा समझिए वो सेफ है। ठीक है, 60 नंबर 60 हिंदी में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी के 60 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 140 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा। आइए इसको देखते हैं। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप कहाँ पर, ठीक है थोड़ा ध्यान से। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप है क्रिटेसिस और आदिनतून, आदि नूतन। ठीक है,
दक्कन ट्राइब क्रिटेसिस आदि नूतन में है। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? उत्तर नूतन जैव। पश्चिम घाट उत्तर नूतन जैव। अरावली का मैंने बताया, ठीक है। अरावली पूर्व कैम्ब्रियन। अरावली कहाँ पर? पूर्व कैम्ब्रियन। नर्मदा, ताप्ती और जलोढ़ निक्षेप। नर्मदा, ताप्ती प्लस जलोढ़ निक्षेप कहाँ पर? अत्यंत नूतन है। ये कैसा है? अत्यंत नूतन। ऑप्शन बी 3 1 2 5 कैसा हो जाएगा? 3 1 2 5। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, ये सही है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कौन कितने कथन सही हैं? ठीक, कोलेरू झील से कृष्णा नदी का कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, ये नहीं सही होगा। बाकी ठीक है, केवल दो मतलब ऑप्शन बी केवल दो सही है। तो पहला और तीसरा ये समझिए कि सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले रहते हैं। तो कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करते नहीं। कृष्णा नदी कोलेरू झील से कोई संपर्क नहीं रहती, बल्कि सीधे कहां पर? पश्चिम बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो ऑप्शन दो क्या है? ऑप्शन दो गलत है। बाकी एक और तीन सही है, तो केवल दो होगा, ऑप्शन बी। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व क्रम में विचार कीजिए। यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व क्रम में विचार करना है। आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं कि कौन सा पश्चिम से पूर्व का सही क्रम होगा। ठीक, तो सबसे पहले पश्चिम में कौन सी नदी आएगी? चंबल आती है। ठीक है, उसके बाद सिंध। ठीक, सिंध के बाद बेतवा, फिर केन। तो 4 3 1 2 क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। केन बेतवा मत लगाइएगा। इसमें क्या है? निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में रखना है। वो पश्चिम से पूर्व था, इसको पूर्व से पश्चिम में रखना है। तो पूर्व से पश्चिम की बात करें तो सबसे पहले तीस्ता नदी आ जाएगी, फिर नंबर 2। ठीक है, फिर कोसी नदी आएगी, फिर गंडक, फिर शारदा। ठीक है, 3 1 2 4 ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी 3 1 2 4। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 अपवाह, प्रतिरूप और नदियां। क्या दिया गया? अपवाह, प्रतिरूप दी गई हैं और नदियां दी गई हैं। कौन से नदी किससे मिलनी है? ठीक है, कौन सा किस नदी का अपवाह प्रतिरूप है ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अनुवर्ती, अनुवर्ती कौन सी नदी? सारावती और पेरियार। कौन सी? सारावती और पेरियार अनुवर्ती नदियां होती हैं। परवर्ती, ठीक है, परवर्ती सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। पूर्ववर्ती चंबल और बेतवा। ठीक है, अध्यारोपित स्वर्ण रेखा और सोन। अध्यारोपित कौन सी नदी होगी? स्वर्ण रेखा और सोन हो जाएगी। क्लियर है? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। बीच और अवस्थिति क्या दिया गया है? बीच दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई कि कौन से बीच कहां पर है। समुद्र तट की बात हो रही है, कौन सा समुद्र तट किस कहां पर अवस्थित है ये देखते हैं। आइए, ठीक है, कोलवा की अगर हम बात करें तो कोलवा जो है गोवा में है। कोलवा कहां पर है? गोवा में। मंगरौल गुजरात में। कन्नूर केरल में और बकखाली, ठीक है, बकखाली कहां पर? पश्चिम बंगाल में। 2 3 4 1 ऑप्शन डी। 2 3 4 1 ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट, मिलान के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जलप्रपात और नदी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। कौन सी जलप्रपात कौन सी नदी से निकलती है और इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। शिव समुद्रम, ठीक है, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही। जोग प्रपात शरावती नदी, ये भी सही है। वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी, जी नहीं, ये चंद्रप्रभा नदी पर नहीं बल्कि पड्डयार नदी पर तमिलनाडु में है। कहां पर? पड्डयार नदी पर तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहां पर? नर्मदा नदी में, बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। दर्रे और राज्य में स्थिति दी गई है। दर्रे और घाटी से एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए कि ज्योग्राफी में जो है दर्रे और घाटी से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। दर्रे से भी एक क्वेश्चन और घाटी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा अधिकतर कि गलत हो जाता है एक आध मिस्टेक्स की वजह से, तो ये मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कि कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। लगभग इसमें से मैं एक आध दो बता भी चुका हूं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा जो है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बल्कि कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा पाया जाता है। जेलेपला, ठीक है, जेलेपला सिक्किम में, बोमाडिला अरुणाचल प्रदेश, माना नीति और लिपुलेख जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं तीनों। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक। उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ दर्ज तापमान घटता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है दर्ज तापमान घटता है, ये कह रहा है, ठीक है। कौन सा सही है ये बताना है। गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, तो ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन बी केवल दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, पहला कथन है। कारण क्या कह रहा है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, तो जाहिर सी बात है वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में जो है प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कैसा? आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र, यहाँ पर महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना, बिल्कुल से। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, तो ये भी सही है। क्लियर है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। हरित क्रांति के प्रथम चरण 1966 से 72 के भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन राज्यों में खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में परावर्तित की गई थी? कौन सी किस्में इसमें परावर्तित की गई थी?
ठीक है। 1966 से 72 के रूप में निम्नलिखित में से किन राज्यों में, ठीक है, क्या पूछा, किन राज्यों में पूछा जा रहा है खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में प्रावर्तित की गई थी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सिर्फ 2 स्टेट ऐसे थे जहां पर ये किस्में, ठीक है, प्रावर्तित की गई थी। सिर्फ 2 स्टेट ऐसे थे। कौन कौन से थे? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। केवल 3 और 4 कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा। कॉलम 1 और कॉलम 2 क्षेत्र दिए गए हैं और स्थानांतरित खेती से भी एक क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो, ठीक है, स्टेट पूछा जाता है, लेकिन बहुत से जगहों पर देश का भी पूछ लिया जाता है कि कौन से देश में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है। किस देश में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? आइए देखते हैं, इसको पहले मिलान करते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट पर कुमारी नाम से स्थानांतरित खेती को जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलतारे, ठीक है, वलतरे नाम से। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में दहिया के नाम से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? दहिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए, कथन और कारण कहा गया है, ठीक है। कथन और कारण दिए गए हैं, इनकी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, यह बताना है, और कौन किसकी व्याख्या करता है ये भी, ठीक। गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में पशुपालन की नगण्य भूमिका है, ठीक है। क्या ऐसा है कि गहन निर्माण कृषि क्षेत्रों में पशुपालन की नगण्य भूमिका है? जी, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है? पूर्ण क्षेत्र में कृषक वैज्ञानिक प्रजनन विधियों के अभाव के कारण पशुपालन में बाधाओं का सामना करते हैं? जी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन आर जो है गलत है। ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन आर गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाषा दिया गया है और देश दिया गया है कि कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा कि भाषा, देश पूछ लिया जाता है, कभी कभी राजधानी पूछ ली जाती है, ठीक है, वहाँ के रुपए पूछ लिए जाते हैं, वहाँ के करेंसी क्या है ये पूछ लिया जाता है, ठीक। क्या पूछा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, डेनिश डेनमार्क, बिल्कुल सही है। डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, ठीक है, डच नीदरलैंड पता होगा आप लोग को। मंदारिन चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन बोली जाती है। और बहासा थाईलैंड, तो थाईलैंड में बहासा नहीं बल्कि कौन सी थाई भाषा बोली जाती है? कौन सी? थाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। इसमें से स्वर्णिम अर्धचंद्र में किसे सम्मिलित किया जाता है? अफगानिस्तान, इराक, ईरान और पाकिस्तान। इसमें से कौन से ऐसे देश हैं जिनको स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किए जाने वाले देश कौन से? अफगानिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है, जो कि स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन डी 1, 2 और 4, ठीक है। क्लियर है? स्वर्णिम अर्धचंद्र क्या है? ये सब अफीम उत्पादक देश हैं। कैसे? ये अफीम उत्पादक देश हैं। इसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार भी एक है, जिसको मिलाकर स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया जाता है। क्या? सॉरी, स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल। कौन कौन सा? लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, इनको मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल भी बनता है, वो भी, ठीक है। और अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान भी क्या है? गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, स्वर्णिम अर्धचंद्राकार है। क्लियर है सभी ऑप्शन? चलिए, आज के 40 क्वेश्चन जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं कि डेली 40 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आप लोगों को डेली सॉल्व करा रहे हैं। उसमें आज 6वीं क्लास थी, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गए,
ठीक है, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें।